पतंजलि कन्या गुरुकुलम का बड़ा ही सनसनीखेज मामला। कन्या गुरुकुलम में परिजन छात्राओं की मार्कशीट व टीसी के लिए लगा रहे हैं चक्कर। शासन प्रशासन को भी लिखित में कर रहे हैं निवेदन। छात्राओं के परिजनों का आरोप, उनसे मांगी जा रही है अवैध रूप से रकम, नहीं तो छात्राओं की टीसी मार्कशीट नहीं मिलेगी। खबर जनपद हरिद्वार के पतंजलि कन्या गुरुकुलम से है, जहां पर कुछ छात्राओं के परिजनों ने पतंजलि कन्या गुरुकुलम पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये शिक्षण संस्थान हमारे बच्चों की मार्कशीट एवं टीसी नहीं दे रहा है। हर बार अलग अलग बहाने बना रहा है, कभी फीस की बात करता है तो कभी छात्रा की अनुशासनहीनता की, जबकि दोनों ही बातों में पतंजलि कन्या गुरुकुलम की बातें सच नजर नहीं आती हैं। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले अंतर्गत डोंगरीपन डाकखाने के कालीगढ़ ग्राम निवासी कलम सिंह नेगी की पुत्री कुमारी प्रज्ञा पतंजलि कन्या गुरुकुलम हरिद्वार की छात्रा रही है, जो कि लगातार 5 वर्षों से विद्यालय की छात्रा रही, जिसने गुरुकुलम की 10वीं भारतीय शिक्षा बोर्ड परिषद से वर्ष 2024 में 95.2% से 10वीं उत्तीर्ण की। परंतु 5 वर्षों के बाद कुमारी प्रज्ञा को विद्यालय में पढ़ना पसंद नहीं आया और परिजनों के द्वारा विद्यालय से मार्कशीट एवं टीसी सर्टिफिकेट लेने की मांग की। प्रज्ञा के पिता कलम सिंह नेगी का कहना है कि उन्होंने मार्कशीट एवं टीसी देने के लिए उनसे कहा, लेकिन विद्यालय ने साफ मना कर दिया तथा अपने अनुबंध का हवाला देते हुए छात्रों को पूरी शिक्षा वहीं से ग्रहण करने के लिए बाध्य किया। परंतु छात्रा ने किसी भी हालत में विद्यालय में न पढ़ने से मना कर दिया। परिजनों ने छात्रा को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। प्रज्ञा के पिता कलम सिंह नेगी ने जाकर विद्यालय में निवेदन किया, परंतु पतंजलि कन्या गुरुकुलम के पदाधिकारियों ने साफ मना कर दिया और ये भी कहा कि जो तुम सहयोग कर लीजिए तथा अपने बच्चों को कहीं और से शुरू से नए सिरे से अर्थात पुनः शिक्षा ग्रहण कराइए। अब बेचारे गरीब माता पिता कक्षा 1 से बच्चों को दोबारा कहां से पढ़ाएं, ये बड़ा सवाल है। कक्षा 11वीं में अपनी परीक्षा देकर 1 साल बचा सके, इसके लिए भी प्रज्ञा के पिता ने काफी निवेदन किया, परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया और ये बताया कि विद्यालय में परीक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात हम इसे परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। जिसकी शिकायत कलम सिंह नेगी ने हरिद्वार मुख्य शिक्षा अधिकारी को की। उन्होंने बताया कि छात्रा के द्वारा शिक्षक छोड़कर जाने पर गुरुकुल के नियम अनुसार उन्होंने शेष राशि का भुगतान करके बालिका के प्रमाण पत्र आदि प्राप्त कर सकते हैं का हवाला दिया, जो कि अवैध वसूली प्राचार्य द्वारा की जा रही है। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बालिका पर घोर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया, जो सरासर झूठा है। यदि बालिका ने 11/11/2024 को अनुशासनहीनता की तो 6/12/2024 के पत्र में ये आरोप क्यों नहीं लगाया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी को अवैध वसूली की शिकायत करने पर बालिका अनुशासनहीनता हो गई। साथ ही पिछले 6 वर्षों की अवधि में बालिका कैसे संस्कारिक हो रही थी। अगर ऐसा है तो उन्होंने बालिका में किस संस्कार के बीज बोए। उन्हीं की बोर्ड से वार्षिक परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर बालिका वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली बालिका विद्यालय से विद्रोह क्यों कर रही है। बालिका विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ना चाहती। 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम की घोषणा 10 अप्रैल 2024 से दिवाली अवकाश 25 अक्टूबर 2024 के बीच बालिका के परिणाम घोषित होने के बाद उस पर अवैध रूप से दबाव क्यों डाला गया और क्यों प्रताड़ित किया गया। पत्र द्वारा कहा तो काफी गया है। आइए सुनाते हैं कलम सिंह नेगी की जवानी, उनसे ही क्या है पूरा मामला। मैं यहीं उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी जिले से हूँ। मेरा नाम कलम सिंह नेगी है। सर, मेरा प्रकरण इस तरह से है कि 2018 में मेरी बालिका को मैंने हरिद्वार पतंजलि गुरुकुलम में दाखिला दिलाया था और तब से लेके बेटी को वहाँ पर 6 साल हो गए हैं। अभी 11वीं में वहाँ पर बेटी पढ़ रही है। 10वीं की वो वहाँ पर टॉपर है। वो पूरे भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो है कि उसका दूसरा नंबर वहाँ पर है ऑल इंडिया बेस पर। और अब हमारी समस्या इस तरह से हो गई है कि 10वीं के बाद बेटी वहाँ पर पढ़ना नहीं चाह रही है। कारण तो इस तरह से है कि जिस तरह से हमने वहाँ पर सोच के बच्चों को रखा था कि जो स्वामी जी ने जब कहा था कि हम एक बच्चों को कुशल नेतृत्व, उनकी भावनाओं के अनुकूल इनको एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण इनमें करेंगे, लेकिन वो चीज़ें दूर दूर तक हमें कहीं दिख नहीं रही हैं। जो आदर्श और
उच्च व्यक्तित्व देने वाली वो बात कर रहे थे वो कहीं दूर तक नहीं दिख रही जिस तरह से बच्चों में वहाँ पर जो परिस्थितियाँ आज की डेट में हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो इतना शिक्षा का स्तर उनका इतना ऊंचा है तो वो बच्चों में ऐसी भावनाएं क्यों आ रही हैं, वो भी उन टॉपर बच्चों में क्यों आ रही हैं कि वो उस संस्थान में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। हम उनसे ये जानना चाह रहे हैं। अब बात तो रही इसकी, अब हम दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं जब बेटी वहाँ पर नहीं पढ़ना चाह रही है और हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे बच्चों के हाई स्कूल के प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, उनके अंक तालिका सर्टिफिकेट और टीसी दे दीजिएगा, हम बच्चे का अन्यत्र विद्यालय में दाखिला कराएंगे। तो 10वीं के बाद जब बेटी ने वहाँ जाने से इनकार किया तो फिर भी हमने बेटी को समझा बुझा के कहा बेटा तुम यहाँ पर पढ़ लो, क्योंकि हमने जब इनसे बात की थी प्राचार्य से कार्यालय में जाकर तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको यहाँ के जो प्रमाण पत्र हैं 10वीं बोर्ड के वो नहीं दे पाएंगे जब तक आप हमारी प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आप पर जो रुपया बनता है जब तक वो जमा नहीं करते हैं। बकाया नहीं बकाया तो हम किस तरह कहते हैं सर, हम इसलिए कहेंगे कि भाई वो प्रोस्पेक्टस उनका है, वो उनका विद्यालय का उनकी नियमावली बनी हुई है, वो कोई एक कानूनी उनका दस्तावेज नहीं है और उसके लिए हम बाध्य नहीं है। प्रोस्पेक्टस ठीक है, वो उन्होंने लिखा है कि भाई आप 20 से बच्चे को छोड़ के जाएंगे या कोई परिस्थिति बच्चा पैदा करेगा तो आपको ये रुपया देना होगा। तो हमने उनसे ये कहा कि आप हमको लिखित में दो कि हमने किस तरह का बकाया देना है। तो फिर उस पर उनका जवाब आता है प्राचार्य जी के लेटर से, वो प्रोस्पेक्टस के 2 पन्ने चिपका के दे देते हैं और लिखते हैं कि आप इसका अवलोकन कर लीजिएगा और इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके जो धनराशि बन रही है वो जमा करा दीजिएगा। जमा वो ये नहीं कहते हैं कि कहाँ जमा करानी है। वो हमसे प्राचार्य ने बीच में ये भी 5 लाख रुपए की डिमांड की है। पतंजलि गुरुकुलम की प्राचार्य जी देवमयी जी हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए की हमसे डिमांड की है कि आप 5 लाख रुपया जमा करो और अपने बच्चों के प्रमाण पत्र लेके जाओ। तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई आप जो कह रही है ये बिल्कुल हमें इलीगल लग रहा है, आप रिटर्न में दो। तो रिटर्न में हर बार उनका यही जवाब होता है कि प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आप अवलोकन करें और रुपया जमा करें। अब जब वो ये चीज़ें कहती हैं तो हमने उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को पत्र लिखा। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने उनको फिर संज्ञान लिया, उनसे बोला भाई इस प्रकरण आ रहा है। तो उनका उस पर जवाब होता है कि इन पर हॉस्टल और मेस का बकाया है। लेकिन मैं आपको एक प्रमाण तौर पर बता रहा हूँ कि जो इनकी वेबसाइट पर हमारी फीस और मेस और जो ये हम पर ड्यू बता रहे हैं वो 0 है, वो ऑन पेपर मेरे पास है कि उसमें हमारे ऊपर कोई ड्यू नहीं है। तो हमें इनकी इन विरोधाभासी बातों से लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है और हम नहीं बहुत सारे अभिभावक इस टाइम इस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। मैं नहीं हूँ और भी है कुछ, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 पत्र जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार को इस संबंध में दे चुका हूँ। डीओ को मैं 3 बार मिल चुका हूँ, डीओ हरिद्वार को, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को। तो उनका भी कोई स्पष्ट इस पर जवाब नहीं होता है। वो ये कहते हैं कि हमने कार्रवाई के लिए उनको बता दिया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है डीओ हरिद्वार की तरफ से। यहाँ तक कि उनके कार्यालय के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। तो ये भी एक विडंबना है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसके अधिकार क्षेत्र में है और हम अपने इस लड़ाई को किस फोरम पे लड़ें। अगला कदम हमने कल ही डीओ हरिद्वार को मुख्य शिक्षा अधिकारी को लिख के दे दिया है कि अगर 28 फरवरी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम 3 मार्च को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना देंगे। आप उसमें हम अकेले नहीं हैं, उसमें बहुत सारे अभिभावक आने वाले हैं। 3 तारीख को वहाँ पर बहुत सारे अभिभावक आएंगे और वो डीओ कार्यालय पर धरना देंगे, क्योंकि ये समस्याएं एक हमारे साथ नहीं है। जब चीज़ें खुलेंगी तो बहुत लोग इन कुव्यवस्थाओं से पीड़ित हैं। तो सुना आपने, जिसको सुनकर जिसके संज्ञान के लिए हमारे संवाददाता ने जब जनपद हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी से इस बाबत बात की तो उन्होंने बताया कि हमने विद्यालय को नोटिस दिया है, जो कि कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे जो हमसे होगा। ये भी सुन लीजिए क्या कहते हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार। बच्चे ने एडमिशन दिया था क्योंकि वो भारतीय शिक्षा बोर्ड कथक से बोर्ड संचालित है और उनके जो प्रवेश हैं राज्य सरकार ने उनको एनओसी दिया हुआ है और अपने बोर्ड के हिसाब से और उनका एक प्रॉस्पेक्टस है उसके अनुसार उन्होंने अनुबंध किया हुआ है। तो हमने उनसे आख्या मांगी थी और वो आख्या शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध करा दी गई है। तो इसके अलावा जो एक शिकायत और आई है तो उस पर हमने
जांच करने के लिए उनसे आख्या मांग करके और उस पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसको की जाए। वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी उन्होंने जो हमको रिपोर्ट भेजी है उसमें उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि हमने मना किया हुआ है। लेकिन जो शिकायतकर्ता का कहना है कि बच्ची वहाँ नहीं पढ़ना चाह रही, वो टीसी मार्कशीट की मांग कर रहे हैं। तो वो अभी उनकी रिपोर्ट आई हुई है, वहाँ से जो भी जांच के बाद आता है उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। कि अपने जो नियमावली, तो बात ये नहीं है कि नियम से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो जो उनका प्रॉस्पेक्टस और उनके बोर्ड की नियमावली है, उनकी संबद्धता की शर्तें हैं, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। यदि उल्लंघन किया गया है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है, वो गार्जियन क्या कह रहे हैं, लेकिन जो उनकी शिकायत आई थी उसका हमने संज्ञान लिया है। ठीक इसी प्रकार एक परिजन और जो कि वह भी उत्तराखंड के जिला नैनीताल बेतालघाट तहसील के अंतर्गत ग्राम चापड़ के रहने वाले महेंद्रपाल सिंह रावत ने पतंजलि कन्या गुरुकुलम हरिद्वार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पुत्री कुमारी खुशबू रावत भी वहीं पढ़ती है तथा उसके साथ भी वही व्यवहार हुआ जो कि प्रज्ञा के साथ हुआ। उनका कहना है कि प्रज्ञा और खुशबू की भांति कई लड़कियां गुरुकुलम में पढ़ना ही नहीं चाहती हैं। श्री रावत ने कहा कि मार्कशीट और टीसी के बदले उनसे पतंजलि गुरुकुलम के प्राचार्य ने 6 लाख रुपए की अवैध वसूली की मांग की, जबकि वे लिख कर देने के लिए भी कुछ भी तैयार नहीं थे। सिर्फ वे अपनी प्रोस्पेक्टस का हवाला देकर उनके नियमों को बताते रहे। इसके बाद ही उन पर बकाया बताया, जबकि पतंजलि गुरुकुलम के पोर्टल पर 5 जून 2024 बैलेंस के रूप में कोई उन पर बकाया नहीं है, जिसकी प्रति उन्होंने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की थी। महेंद्रपाल सिंह रावत ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी शिकायती पत्र भेजा, जो कि 31 जनवरी 2024 को भारत सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिलाधिकारी हरिद्वार को पतंजलि गुरुकुलम बालिका हरिद्वार द्वारा बालिका खुशबू रावत को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं बालिका की शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करने की संबंध में निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए हैं और आयोग ने शिकायत का संज्ञान CPRC अधिनियम 2005 की धारा 13(1)(1) के तहत लिया है। उपरोक्त प्रकरण के अवलोकन से इस प्रकरण की किशोर न्याय अधिनियम JJ एक्ट 2015 की धारा 75 का स्पष्ट उल्लंघन प्रतीत होता है। आयोग ने जिलाधिकारी को लिखा है कि बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु इस मामले की तत्काल जांच करवाकर मामले में उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें तथा त्वरित कार्रवाई की जांच आख्या 10 दिनों के अंदर भेजने का कष्ट करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि निष्पक्ष जांच कब तक होती है और पीड़ितों को कब तक इसका न्याय मिलता है। इस बाबत हमने जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की तो उन्होंने कहा, मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं है। अगर मुझे इस बात मामला सामने आया है तो जो कार्रवाई होगी मैं करूंगा। ये गुरुकुलम विद्यालय का पतंजलि का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, आज ही आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है और प्रकरण को मुख्य शिक्षा अधिकारी देख रहे हैं। वो बोर्ड परीक्षा में आज बाहर हैं, जैसे शिव साहब आते हैं मैं भी उनसे इस संबंध में चर्चा करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि इसका तत्काल जल्दी से जल्दी इस प्रकरण का निस्तारण किया जा सके। सर, मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ और मैं नैनीताल ब्लॉक बेतालघाट में रहता हूँ। मेरी बेटी पतंजलि गुरुकुलम में शिक्षा ले रही थी, जो कि कक्षा 10 उत्तीर्ण होने के उपरांत अब वह गुरुकुलम नहीं जाना चाहती है। के कारण मैंने गुरुकुलम में मौखिक और पत्राचार के द्वारा बताया कि बेटी आपके गुरुकुलम में पढ़ना नहीं चाहती है, तो आप कृपया कर मेरे को अंक तालिका और उसकी टीसी दे दें, जिसके एवज में मुझे बुलाया गया और मौखिक रूप से मुझसे 6 लाख रुपए की डिमांड करी। तो मैंने उनसे कहा कि 6 लाख रुपए मैं कहाँ से दूँ? 6 लाख रुपए, मेरे और भी बच्चे हैं। नहीं, इसके ये जो मेरे अंक तालिका जो बेटी के जो उत्तीर्ण करी थी बेटी ने हाई स्कूल की, इसके और टीसी के एवज में मांग रहे थे। वो तो हम प्रतिवर्ष जो वो मांगते हैं, जो उन्होंने मांगा है, जब मांगा हमने उनको दे दिया।
इसके एवज में कहते हैं कि आप हमको जो ये जितने साल के अनुसार से ये पैसे बनते हैं, तो आपके ऊपर जो है ड्यू बच्चे का 6 लाख रुपए बनता है। अब मैंने उनसे फिर उनसे मैंने काफ़ी पत्रचार करा कि आप ऐसा नहीं करिए, और मेरी बेटी का जो है ये मैं अक्टूबर से मैं इसमें लग गया था, क्योंकि इस साल भर में क्या होता है 4 साल से बेटी वहाँ पढ़ रही थी स्कूल में। 4 साल में हर साल जो होती है बेटी जब भी आती है, ये 15 दिन की छुट्टी मिलती है उनको, बच्चों को 15 दिन की छुट्टी में भी 1 दिन आना और 1 दिन जाना हो जाता है। 13 दिन बच्ची हमारे पास रहती है 1 वर्ष में। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस बार क्या हुआ, बेटी आई और बेटी ने पहले से कह दिया कि पापा मैं मतलब कि अब यहाँ मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप ये इतना अच्छा विद्यालय है, यहाँ बाबा जी जो इतना अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ देख ये कर रहे हैं। तो बेटी ने कहा कि नहीं पापा ये अब नहीं पढ़ पाऊँगी मैं यहाँ पर। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाकी जैसा भी हो रहा है तो देखते हैं। तो अब क्या हुआ कि दीपावली में जब छुट्टियां पड़ी और इनकी अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्ण हो गई, तो बेटी को लेके जब हम घर गए और वापसी में जब जाने का समय हुआ, तो मैंने बेटी को 2 दिन पहले कहा कि बेटा चलने का समय हो गया, आप तैयारी कर लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है पापा। लेकिन जिस दिन जाने के रात्रि को मैंने उनसे पूछा तो बेटी ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा कारण? तो उनका बस पापा वहाँ नहीं पढ़ना है हमने। तो इतना ही बताया। उसके बाद से ये मेरी बेटी ने बिल्कुल वहाँ से जाने के लिए बोले, अगर आप मेरे को ज़बरदस्ती भेजोगे तो फिर आप मत कहना कि मैं चले जाऊँगी, तो फिर आप मुझसे मत कहना कि ऐसा हो गया या कुछ हो गया। तो बात उसके बाद बेटी गई नहीं। मैंने पहले मौखिक कार्रवाई चल रही थी, फिर उसके बाद मैंने पत्राचार करा गुरुकुलम में, और कई बार पत्राचार करने के बाद मुझे अलग अलग जवाब आए कि आपके जो है बैलेंस बचा हुआ है, जो उनका प्रोडक्ट जो था तो उसमें उतना आता था कि इतने नंबर उस पर आप पे पुस्तक है, उस नंबर पे ऐसे करके लिखा हुआ है और ये हिसाब बनेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो भी आपका हिसाब बनता है आप मुझे बताइए कि आपका हिसाब किस प्रकार से और कैसे बनता है। तो उन्होंने कहा कि इतने नंबर पे इतना वो लिखा हुआ है और वहाँ पे उसको ऐसे जोड़ के और आप उसमें से जो आपने दिया है उसको आप घटा देना, वही हमको दे देना। तो मैंने उनको कहा आप लिखित में दीजिए मुझे कि इतना बैलेंस बचता है। तो वो इस बारे में मेरे को नहीं बता पाए। बाद में उनके कुछ लेटरों में धीरे धीरे हम कार्रवाई चलती रही, तो कुछ लेटर में उन्होंने हमको बताया कि आपका जो है आपकी बेटी ने छोड़ दिया है और आपका जो हॉस्टल और खाने का खर्च, ये हम आपके हॉस्टल और खाने का खर्चा मांग रहे हैं जो भी आप पे शेष बचता है। तो मैंने उनको बताया है कि हमारे पास जो है आपकी जहाँ आपके कार्यालय द्वारा हमारे पास जो आपकी रसीद है जिसमें कि हमारा कोई बैलेंस हमने आपको नहीं देना है, उसका प्रमाण पत्र हमारे पास है। और इसके साथ साथ हमने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जी के पास गए, 2 बार गए। तो उन्होंने उस बाबा जी की पावर के आगे अपने आप को बोना से साबित करा और कहा कि ये हमारे उसमें नहीं आता है, ये बोर्ड हमारे संपर्क में नहीं आता है। तो ठीक हो गया, तो फिर भी आप हमको एप्लीकेशन दे जाइए। अब उसके बाद हमने जिलाधिकारी महोदय से भी उनको 2 बार हम वहाँ अपने एप्लीकेशन दिया है, अपने दर्द की पीड़ा उनको बता के आ गए हैं। हमने आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली को दिया है और आज ही हमें पता चला कि वो जो है उसके लिए हरिद्वार डीएम साहब को कार्रवाई के लिए उन्होंने दे दिया है, जो उनके पास आज पहुंच गया है। तो इतना हमने अभी तक कर दिया है। और इसके साथ ही हमने मुख्य शिक्षा अधिकारी जी के संज्ञान में ये डाला है कि अगर आप हमें न्याय नहीं दिलाएंगे, हमारे एक बच्चे का 1 वर्ष तो हमारा ख़राब हो गया है, अब ये दूसरे की ओर अगर हमारा नहीं हो गया, तो हमने 3 मार्च के लिए हमने उनको अनशन के लिए बताया है, जिसका कि हम उनको लिखित में दे आए हैं और हमारे पास उसकी रिसीविंग है। परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ राजकुमार शर्मा की एक खास रिपोर्ट।
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें ताकि ताज़ा अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहें। साइड वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।